बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है उससे रिलेटेड का है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी बुक का जो चैप्टर 2 है उसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम डिटेल से आज देखेंगे। सबसे पहले उसमें हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में कि फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारी बुक के अंदर अवेलेबल हैं उनको हल करने का तरीका क्या है हमारे पास। स्टूडेंट्स, उसके बाद एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे और एंड पे ट्रू फॉल्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर इंफॉर्मेशन नेटवर्क से चैप्टर नंबर 2 है हमारी बुक का, उससे रिलेट कर रहा है और उसमें जो हमारे एंड पे एक्सरसाइज मौजूद है स्टूडेंट्स आज उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपके एग्जाम के अंदर आते हैं तो आपने उनको किस तरह सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, एक बात तो ये कि आप इन्फॉर्मेशन को याद कर लें, लेकिन यहाँ पे जो 10 मौजूद है फिल इन द ब्लैंक्स, स्टूडेंट्स पॉसिबल है कि इन फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा कोई और फिल इन द ब्लैंक्स आपको एग्जाम के अंदर जो है वो मिले। तो स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि आप इन चीज़ों को याद करें और रट्टा लगाएं, अगर आप इनको समझ के लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोग इजीली, अगर इसके अलावा भी जो आज मैं आपको करवाऊंगा सोल्यूशन फिल इन द ब्लैंक्स के, इसके अलावा भी अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं एग्जाम के अंदर तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कोई भी आपने ब्लैंक है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको फिल कैसे करना है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से और देखते हैं नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स अवेलेबल है। सो नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट इज कॉल्ड डैश। सो अब इसके अंदर 2-3 वर्ड्स शामिल हैं। कलेक्शन रॉ फैक्ट्स इज कॉल्ड। अब सर रॉ फैक्ट्स के बारे में अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने एक जगह डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ पढ़ा था और हमने ये बात की थी कि रॉ फैक्ट्स हम डेटा को कहते हैं और जो आपका प्रोसेस फैक्ट्स होते हैं, जो रॉ के फैक्ट्स के बाद प्रोसेसिंग के बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा अवेलेबल होता है उसको हम इन्फॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो रॉ फैक्ट्स बेसिकली डेटा होते हैं और जो फैक्ट्स आपके प्रोसेस होके आपको मिलते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। इसकी सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की थी, आज दोबारा एक दफ़ा शेयर कर देता हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर स्टूडेंट हैं और आप जाते हैं अपने कॉलेज के अंदर अपना रिजल्ट पता करने के लिए, तो स्टूडेंट्स अगर आप सिर्फ अपना नाम, जो रिजल्ट का पर्सन है या क्लर्क मौजूद है उसको अपना नाम बताएंगे तो पॉसिबल है कि आपके सिर्फ नाम की बेस के ऊपर वो आपका रिजल्ट जो है वो कंप्यूटर से फाइंड आउट ना कर सके। लेकिन अगर आप उसको अपने नाम के साथ अपना आईडी नंबर भी बताएंगे जो कोई यूनिक होगा, तो नेम प्लस आईडी नंबर जब आप बताएंगे उस क्लर्क को स्पेसिफिक जो है रिजल्ट का, तो वो क्या करेगा, वो कंप्यूटर के अंदर एंट्री करेगा आपके नाम की और आपके आईडी नंबर की। तो आप वो एग्जैक्ट रिजल्ट जो भी डिटेल होगी वो उसके पास शो हो जाएगी और वो उसका आपका प्रिंट निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सिर्फ नाम प्रोवाइड किया था दैट कैन बी कॉल्ड एज डेटा, क्योंकि वो रॉ फैक्ट्स था, उसका बेसिकली कोई फायदा नहीं था। लेकिन अगर आप नाम के साथ आईडी नंबर भी देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी बेसिकली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बनेगी तो उसकी बेस के ऊपर आप जो भी स्पेसिफिक रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर जब भी आप कोई डाटा इनपुट करते हैं, कोई भी डाटा, फॉर एग्जांपल आपने ए प्रेस किया है तो ए जब आप प्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड डाटा। जब वो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके आपको स्क्रीन पे शो करवा देता है तो दैट कैन बी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स रॉ फैक्ट्स होते हैं वो आपके डाटा होते हैं। अगर इसके कंट्रास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन भी आ सकती है तो दोनों डेफिनेशन जो है वो जेहन में रखिएगा और इस तरह आप इजीली जो है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपने मेंशन करनी है। तो इट मीन्स यहाँ पे आप लिखेंगे डाटा। तो स्टूडेंट्स, जो नंबर 2 है हमारे पास दैट इज अ रिसीवर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। स्टूडेंट्स, अब क्योंकि अगर आप चैप्टर को देखें दिस इज इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, इसका मतलब है कि नेटवर्क्स के अंदर रिसीवर जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, बेसिकली उसकी बात की जा रही है। तो रिसीवर जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, इसका मतलब है कोई सेंडर भी है जो सेंड कर रहा है। तो एक तो ये कि सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन, सेंडर सेंड करता है इन्फॉर्मेशन, जो रिसीवर रिसीव करता है। सो इसका एक और नाम भी है हमारे पास जो मौजूद है, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि आप रिसीवर को सिंक का नाम भी दे सकते हैं। तो सेंडर या सोर्स आपका जो है वो सेंडर होगा, सोर्स आपके सेंडर, और जो आपका रिसीवर है उसको हम सिंक का नाम भी देते हैं। तो सिंक का जो ऑपोजिट वर्ड है वो हमारे पास सोर्स वर्ड है। सोर्स रिप्रेजेंट करता है सेंडर को और आपका रिसीवर रिप्रेजेंट करता है सिंक को। तो ये बात याद रखिएगा और यहाँ पे आप इसका मतलब ये मेंशन करेंगे सिंक। सो नंबर 3 है हमारे पास, 2 फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन आर डैश एंड डैश।
सर डेटा ट्रांसमिशन की जो टाइप्स का लेक्चर था हमारा, अगर आप उसको माइंड में लेके आए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कौन कौन सी थी, कि डेटा को हम कितने तरीक़ों से सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 2 ही टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, एक है सीरियल कम्युनिकेशन और एक है हमारे पास पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि आप 1 बाय 1 अगर आपके पास बिट्स मौजूद है तो बिट्स जो है 1 बाय 1 सेंड होंगी एक ही कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। पैरेलल के अंदर ये होगा कि अगर आपके पास 8 बिट का डाटा मौजूद है तो 8 की 8 बिट्स आपकी पैरेलली ट्रांसमिट होंगी। तो इसका मतलब पैरेलल ट्रांसमिशन आपकी जो फास्ट ट्रांसमिशन होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है जिसमें ये पूछा जाए कि फास्ट डाटा ट्रांसमिशन जो है वो कौन सी है, तो वो पैरेलल ट्रांसमिशन है। स्लो डाटा ट्रांसमिशन आपकी कौन सी है, वो सीरियल ट्रांसमिशन है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया वो है 2 फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन आर तो सीरियल एंड पैरेलल, इसका आंसर है। तो हम वो लिख देते हैं यहाँ पे, सीरियल एंड पैरेलल। तो स्टूडेंट नंबर 4 के ऊपर टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट टीसीपी आईपी के बारे में पहले तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने पढ़े थे उसमें याद करेंगे हमने कहाँ पे इसको पढ़ा था। बेसिकली दीज आर 2 प्रोटोकॉल्स, टीसीपी इज 1 प्रोटोकॉल, आईपी इज 1 प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, ये मिलके आपके जो है ये आपके इंटरनेट के ऊपर यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स ही हैं हमारे पास। अब इनकी एब्रीविएशन क्या है? पी स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल। ऑलवेज अगर प्रोटोकॉल की बात जब भी हम करेंगे तो अगर आपको पी लिखा हुआ नजर आएगा तो वो प्रोटोकॉल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम देखते हैं टीसी और आई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो टीसी रिप्रेजेंट फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल और पी रिप्रेजेंट फॉर प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कि ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने वाला प्रोटोकॉल। और आपके पास जो आईपी है दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। और हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में देखा भी था कि टीसीपी प्रोटोकॉल आपका जो है ओएसआई मॉडल की लेयर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी जो आपका प्रोटोकॉल है वो काम करता है। और आईपी प्रोटोकॉल जो है वो ओएसआई लेयर्स के अंदर जो नेटवर्क लेयर थी उसके अंदर काम करता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम फुल फॉर्म इसकी लिखते थे। स्टूडेंट्स ये एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये एब्रीवेशन इसकी टीसीपी आईपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर लाजमी आती है, तो इसको ज़रा अच्छी तरह याद रखिएगा, इन फ्यूचर भी ये आपके काम आएगी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल protocol, then internet protocol. तो स्टूडेंट नंबर 5 के ऊपर हमारे पास है डेटा इन डैश कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। स्टूडेंट्स अब सबसे पहले तो ये देखें कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जब भी आपने किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि वो क्वेश्चन जो है वो किस एरिया से बिलोंग कर रहा है। अगर आपने एरिया जो है आइडेंटिफाई कर लिया तो हाफ जो क्वेश्चन है आपका वो सॉल्व हो जाएगा। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इजी हो जाएगा आंसर फाइंड करना। तो पहले ये फाइंड करें कि डेटा इन डैश कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। बेसिकली ये किस एरिया से जो है वो ये क्वेश्चन लिया गया है। स्टूडेंट्स अगर बोथ डायरेक्शंस की आप बात करें, डेटा ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस, तो डेटा को ट्रैवल करने के लिए हमारे पास कितने तरीक़ों से डेटा आपका ट्रैवल हो सकता है। तो अगर आप याद करें मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो डेटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितने तरीक़ों से ट्रैवल कर सकता है। वन इज़ सिंप्लेक्स तरीका। सिंप्लेक्स क्या होता है कि आप एक वक्त में सिर्फ डेटा सेंड कर सकते हैं और जब डाटा सेंड हो जाता है उसके बाद आप उसकी रिसीवर ले सकते हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ आप सेंड करेंगे, आप रिसीवर के थ्रू उसका रिप्लाई बैक नहीं लेंगे। जब आप सेंड कर देंगे फिर सेंडर दोबारा से सेंड करेगा एंड सो ऑन। उसकी एग्जांपल हमारे पास वेल नोन टीवी की एग्जांपल है कि टीवी में आप सिर्फ सिग्नल जो है वो रिसीव कर सकते हैं, आप उनका रिप्लाई बैक नहीं दे सकते। तो एक तो आपके पास फॉर्म है जो सिंप्लेक्स कहलाती है। दूसरी फॉर्म है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स पे ये होता है कि बोथ जो आपकी डिवाइसेज हैं सेंडर और रिसीवर वो सेंड और रिसीव कर सकती है, लेकिन एट अ टाइम एक मीन एट अ टाइम या तो सेंडर सेंड करेगा या रिसीवर जो है वो उसको रिसीव करेगा या उसका रिप्लाई बैक करेगा। तो सेंडर भी सेंड कर सकता है, रिसीवर भी सेंड कर सकता है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट करेगी। और उसकी एग्जांपल हमारे पास वॉकी टॉकी और वायरलेस की है कि अगर दोनों साइड से दोनों पर्सन बोलना शुरू हो जाए तो किसी को भी किसी की आवाज़ समझ नहीं आती। तो स्टूडेंट्स जो तीसरी हमारे पास टाइप थी वो थी हमारे पास पहली सिंप्लेक्स, दूसरी हाफ डुप्लेक्स और तीसरी फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स के अंदर
सिमल्टेनियसली एक ही लिंक के ऊपर सेंडर और रिसीवर जो है वो सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसकी एग्जांपल हमारे पास टेलीफोन की एग्जांपल है वेल नोन। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे वो जो डेफिनेशन ये तीनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन की है, कौन सी डेफिनेशन आपकी इस क्वेश्चन से रिलेट कर रही है। डेटा इन डैश कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। फ्रेंड्स अगर आप सेकंड हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को देखें जिसमें आपके जो डाटा है वो ट्रैवल कर सकता है बोथ डायरेक्शंस के अंदर, लेकिन सेम टाइम पे नहीं कर सकता, क्योंकि सेम टाइम पे कर सके तो फिर हम उसको कहेंगे फुल डुप्लेक्स। एक वक्त में एक सेंडर सेंड करेगा या रिसीवर सेंड करेगा तो हम कह सकते हैं कि हाफ डुप्लेक्स। इसका ये मतलब है कि आपका ये नंबर 5 जो है इसके अंदर हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है वो आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई करें पहले और फिर इसका आंसर लिखें। सो हाफ डुप्लेक्स। सो उसके बाद नंबर 6 के अंदर हमारे पास डैश इंश्योर्स दैट डेटा आर ट्रांसमिटेड विदाउट एनी एरर। स्टूडेंट्स बेसिकली ये किस चीज़ के बारे में बात की, अगर आप ओएसआई मॉडल को याद करें और उसके अंदर देखें कि हमने 7 लेयर्स पढ़ी थी। 7 लेयर्स के अंदर ऐसी कौन सी लेयर थी जो इंश्योर करती है कि डाटा जो जब ट्रांसमिट होगा तो एरर्स के बगैर हो सकता है। स्टूडेंट्स अगर आप लेयर नंबर 2 जो है हमारे पास डाटा लिंक लेयर, उसके बारे में डिटेल जहन में लेके आए दोबारा से तो आपको आइडिया होगा डाटा लिंक लेयर जो है वो एरर को डिटेक्ट भी कर सकती है और एरर को करेक्ट भी कर सकती है। सो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो डाटा लिंक लेयर आएगा। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ डाटा लिंक लेयर, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ DLL, डाटा लिंक लेयर। स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर 8 के ऊपर हमारे पास है डाटा ट्रांसमिशन थ्रू ए मीडियम कैन बी आइदर सिंक्रोनस और डैश। स्टूडेंट्स डाटा ट्रांसमिशन कितने तरीक़ों से हो सकती है, एक सिंक्रोनस है और इसको मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका बहुत इजी है। सिंक्रोनस है, जो दूसरी टाइप है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ आप ए जो ऐड कर दें, ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन बन जाएगी। तो यहाँ सिंक्रोनस मेंशन है, आप ए ऐड कर देंगे तो ए सिंक्रोनस बन जाएगा। तो आपका ये आंसर जो है वो ए सिंक्रोनस है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए ए सिंक्रोनस, सिंक्रोनस। तो सुन ये नंबर 8 है। अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ, वहां देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है, उसका आंसर क्या है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो हमारा नंबर 8 है दैट इज वैन स्टैंड्स फॉर डैश। स्टूडेंट्स वैन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने, अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स या नेटवर्क्स की टाइप्स देखी थी, उसमें 3 टाइप्स हमने देखी थी। लोकल एरिया नेटवर्क या लैन उसको हम कहते थे, LAN, और सेकंड वन थी मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और थर्ड वन थी वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स ये तीनों की एब्रीवेशंस आपको आनी चाहिए। पॉसिबल है कि आपके एग्जाम के अंदर लैन की पूछी जा सकती है, मैन की पूछी जा सकती है और वैन की भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि वैन मेंशन है तो आप इसको मेंशन करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। और स्टूडेंट्स इसकी जो वेल नोन हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद नंबर 9 पे हमारे पास डैश इज अ माइक्रोवेव स्टेशन प्लेस्ड इन आउटर स्पेस। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पहले ये आइडेंटिफाई करें कि ये आपका किस एरिया से क्वेश्चन लिया गया है। स्टूडेंट्स माइक्रोवेव स्टेशन की बात, इसका मतलब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात की गई है। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो अनगाइडेड मीडिया के अंदर हमने ये देखा था माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात हुई थी, और उसके अंदर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अगर हम आउटर स्पेस की बात कर रहे थे तो हमने एक डिवाइस का नाम पढ़ा था दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट डिवाइस। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेंशन करेंगे हम दैट इज सैटेलाइट डिवाइस। तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो किस एरिया से लिया गया है। माइक्रोवेव स्टेशन या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से आपने ये आइडिया किया कि आपका ये जो लेक्चर अनगाइडेड मीडियम जो है वहाँ से लिया गया है। अनगाइडेड मीडियम के अंदर जो माइक्रोवेव स्टेशन है आपका जो प्लेस होता है आउटर स्पेस के अंदर, वो आपका एक ही स्टेशन है और एक ही नाम है उसका, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो यहाँ पे आप सैटेलाइट जो है वो मेंशन कर देंगे, सैटेलाइट। स्टूडेंट्स यहाँ से आप आइडिया ये कर सकते हैं कि अगर आप एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको कितना इजी हो जाता है एग्जैक्ट आंसर लिखना, क्योंकि अगर आप रट्टा मारेंगे तो पॉसिबल है एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और कहीं से भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन दिए जाएँ, और भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो अगर आपने समझा होगा, अगर आप एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन का, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सर जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लास्ट के ऊपर है हमारे पास दैट इज अ राउटर इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डैश डिवाइस यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग
डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टुगेदर। स्टूडेंट्स बेसिकली राउटर के बारे में पहले तो देखते हैं कि राउटर है क्या डिवाइस और करती क्या है डिवाइस। स्टूडेंट्स राउटर आपकी OSI जो लेयर मॉडल है उसके अंदर जो आपकी नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है और आपके इंटरनेट के ऊपर आपके डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम राउटर डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स राउटर का बेसिक फंक्शन तो ये है कि आपके डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और राउटर जो है वो राउटिंग करवाता है और अब जो भी आपके बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके आपके पैकेट जो आपके डाटा को डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली जो आंसर आएगा, अब अगर दोबारा क्वेश्चन को पढ़ें, राउटर इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डैश डिवाइस यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टुगेदर। अगर आप डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो राउटर उनके दरमियान आप यूज़ करेंगे। तो आप इसको एक और नाम भी दे सकते, दैट कैन बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट डिवाइस, क्योंकि इंटरमीडिएट का यही मतलब होता है कि बिटवीन के दरमियान में डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं उनके दरमियान में आप जो डिवाइस इस्तेमाल करेंगे उसको आप इंटरमीडिएट डिवाइस का नाम देंगे। और हम जो डिफरेंट हमारे टाइप के नेटवर्क्स होते हैं उसके दरमियान में जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ राउटर। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट डाउन हेयर intermediate device. So intermediate is the answer. तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स की डिटेल थी। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स तक ही रखूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर या आपके पास डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल होती है उसमें से आपने करेक्ट आंसर फाइंड करना हो या इसको MCQs मल्टीपल जो आपके चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे हल करते हैं और फिर ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे हल करते हैं। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर सिर्फ हम फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में देखेंगे और हमने देखा है उसके बारे में और आपने देखा है कि डिफरेंट जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो क्वेश्चन आपका किस एरिया से लिया गया है। अगर आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजीली जो है वो आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा कि रट्टा ना मारें, अगर आप रट्टा मारेंगे तो पॉसिबल है ये क्वेश्चन तो आप याद कर लें लेकिन एग्जाम के अंदर हो सकता है आपके चैप्टर में से आपके जो लेक्चर्स मैंने दिए हैं उसमें से कोई भी वो क्वेश्चन दे वो आपको दे सकता है। तो अगर आपने रट्टा मारा होगा तो पॉसिबल है कि आपको वो आंसर उसका ना आए, लेकिन अगर आपने समझा होगा, आपको ये आइडिया होगा कि जो भी क्वेश्चन है वो किस एरिया से लिया गया तो आप इजीली उसका जो आंसर है वो मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो MCQs की बात करेंगे और उसके बाद हम ट्रू फॉल्स की बात करेंगे और एक्सरसाइज को अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।